उत्तराखंड के बाजपुर में रुका नवजोत सिंह सिद्धू का काफिला थोड़ी देर में लखीमपुर के लिए होगा रवाना। सिद्धू के साथ कई मंत्री और विधायक भी मौजूद। कल यूपी बॉर्डर पर पुलिस ने लिया था हिरासत में। लखीमपुर कांड को लेकर एक्शन में पुलिस। मंत्री अजय मिश्रा के घर के बाहर पुलिस ने चिपकाया नोटिस। आरोपी बेटे आशीष को जांच में शामिल होने के आदेश। सुबह 10 बजे पुलिस लाइन में हाजिर होने के लिए कहा। इलाहाबाद उपचुनाव के लिए बीजेपी की ओर से गोविंद कांडा ने नामांकन किया दाखिल। ओपी धनखड़ समेत कई दिग्गज नेता रहे मौजूद। नामांकन केंद्र के बाहर किसानों ने विरोध में किया प्रदर्शन। मंडी उपचुनाव के लिए बीजेपी की ओर से ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने दाखिल किया नामांकन। सीएम जयराम ठाकुर भी रहे मौजूद। कहा, मंडी हमारी थी, हमारी है और हमारी ही रहेगी। लखीमपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा, अब तक कितने आरोपी हुए गिरफ्तार। स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश। दीपक चाहर ने मैच के बाद गर्लफ्रेंड को किया प्रपोज। स्टेडियम में सबके सामने अंगूठी पहनाई। चाहर के इज़हारे मोहब्बत पर फैंस हुए फिदा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज एक बार फिर से लखीमपुर कांड की खबर को लेकर करेंगे। लखीमपुर कांड को लेकर एक्शन में पुलिस आ गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री के घर के बाहर नोटिस चिपकाया गया है। पुलिस ने आशीष मिश्रा को पेश होने के लिए कहा है। आज सुबह 10 बजे जांच में शामिल होने के आदेश जारी किए गए हैं। लखीमपुर कांड का मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर लखीमपुर हिंसा को लेकर एक्शन में पुलिस अब नजर आ रही है। लंबे वक्त के बाद अब यहां पर मंत्री के घर के बाहर एक नोटिस चिपकाया गया है। आज सुबह 10 बजे जांच में पेश होने के लिए कहा गया है। आशीष मिश्रा को जांच में पेश होने के लिए कहा गया है और यही वजह है कि नोटिस चिपकाया गया है। केंद्रीय मंत्री के बाहर पुलिस की तरफ से यह नोटिस चिपकाया गया है और जांच में शामिल होने के आदेश दिए गए हैं। कहा यह गया है इस नोटिस के जरिए कि 10 बजे आशीष मिश्रा को जांच के लिए आना होगा। तो बड़ी खबर लखीमपुर कांड को लेकर, जहां पर एक्शन में पुलिस नजर आ रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे पर किसानों को रौंदने के आरोप है। एक वीडियो भी सामने आया है जिसके बाद हर तरफ गुस्सा है, हर तरफ रोष है। ये मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द जो केंद्रीय मंत्री का बेटा है उसके खिलाफ यहां पर जांच की जाए, एक्शन लिया जाए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसके बाद यहां पर एक्शन में पुलिस नजर आई और यही वजह है कि अब केंद्रीय राज्य मंत्री के घर के बाहर यहां पर नोटिस चिपकाया गया है और पुलिस ने आशीष मिश्रा को जांच में पेश होने के लिए कहा है। सुबह 10 बजे तक का वक्त दिया गया है और यह कहा गया है कि 10 बजे तक आशीष मिश्रा जांच में शामिल होने के लिए पहुंचे। इसके साथ ही आपको बता दें कि आशीष मिश्रा वही शख्स है जिसने आरोप है जिस पर कि इसके जरिए यहां पर किसानों को रौंदा गया है, गाड़ी के जरिए जिसने सरेआम किसानों को रौंद डाला। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा यानी टेनी मिश्रा के घर पर नोटिस चस्पा हो गई है। नोटिस चस्पा हुई है आशीष मिश्रा के लिए, जो रिजर्व पुलिस लाइन की जो विशेष शाखा है वहां उपस्थित हों और उपस्थित होकर अपना जवाब दें। और देखिए यहां नोटिस चस्पा हो गई। क्या करने आए सर, बताइए भाई साहब, बताइए क्या। प्लीज आप सीनियर अधिकारियों से पूछिए, नोटिस तक तामीला करने आए हैं। चस्पा करने आए ना। तो देखिए ये नोटिस बाकायदा चस्पा हो गई है। ये हम दिखाते हैं। तिकोनिया जनपद खीरी संज्ञान में है कि प्रकट के निर्देश किया था 8/10/2021 को 10 बजे तक रिजर्व पुलिस लाइन खीरी में उपस्थित होकर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रस्तुत करें। यानी जो उनके अगल बगल के जो गवाह हैं, धारा 107, 43, 48, 29, 19, 302, 120 ये धाराएं हैं और बाकायदा आप देख सकते हैं कि नोटिस चस्पा हो गई है। जो पुलिसकर्मी थे वो सीधे तौर पर आए। उनका कहना है कि इस मामले में बड़े अधिकारी बोलेंगे, लेकिन ये अपने आप में बड़ी बात है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के घर
पर नोटिस चस्पा हो गई है। वजह है उनके बेटे आशीष मिश्रा, जिनके ऊपर धारा 147 से लेकर 302 तक, 304A तक सभी धाराएं लगी हैं, क्योंकि पुलिस अब उन्हें ढूंढ रही है और वो अपना बयान दर्ज नहीं करा रहे हैं। तो अब बाकायदा उन्हें नोटिस दे दी गई है कि वो पहुंचे पुलिस लाइन में और विशेष अपराध शाखा में अपना बयान दर्ज कराएं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो पुलिस फिर आगे की कार्रवाई शुरू करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सादाजीत सिंह, न्यूज 18, लखीमपुर खीरी। तो वही लखीमपुर कांड पर अब सुप्रीम कोर्ट भी एक्शन में नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने यूपी सरकार से अब तक की जांच की और मौजूदा स्थिति की जानकारी और स्टेटस रिपोर्ट के जरिए पूरी जानकारी मांगी है। यूपी सरकार को शुक्रवार के दिन देश की सबसे बड़ी अदालत को यह बताना होगा कि लखीमपुर कांड में कितने लोगों को आरोपी बनाया गया है और कितनों की गिरफ्तारी हुई है। रविवार की इस खौफनाक वारदात के बाद से अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जबकि यूपी सरकार अदालत में एसआईटी जांच का हवाला देती रही है। हालांकि अब तक स्टेटस रिपोर्ट के जरिए सुप्रीम कोर्ट को तफ्तीश की असल तस्वीर बताई जाएगी। आज ही हमने एक लेटर पिटीशन फाइल किया था, हम 2 लोगों के अधिवक्ताओं के द्वारा, जिसमें ये था कि जो है राज्य सरकार में जो लखीमपुर खीरी में जो घटना 3 तारीख को हुई, उसमें जो है दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, वो चाहे पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, राज्य सरकार जो भी दोषी हों, मंत्री हों, जो भी, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में जांच कराए और सीबीआई की मदद से एक सारी कार्रवाई कराए और दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो है मर्डर जैसा गंभीर इशू है और इसको देखते हुए उन्होंने राज्य सरकार से कहा कि अब तक आपने क्या कार्रवाई की है, कितने लोग शामिल थे, कौन गिरफ्तार हुआ, क्या कार्रवाई की, वो हमको स्टेटस पर कल आप जो है कुछ करें। लखीमपुर खीरी में हुए हादसे को लेकर 2 वकीलों के द्वारा लिखे गए पत्र पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने उत्तर प्रदेश सरकार से कई सवाल किए। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से ये सवाल किया कि लखीमपुर का जो हादसा है, उस हादसे को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा क्या कुछ कदम उठाए गए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से यह भी पूछा कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने एफआईआर दर्ज किए और कितने ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से यह भी सवाल किया कि कितने लोगों की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कल तक अपना स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए लखीमपुर खीरी के हादसे पर कहा है कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अब ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि कल इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना क्या कुछ हलफनामा दाखिल करती है। लेकिन मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर हिंसा को लेकर चिंता व्यक्त की। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में एक किसान की मौत के बाद उसकी मां के स्वास्थ्य को खराब करने के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से ये कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार उस मृतक किसान की मां को मेडिकल इलाज मुहैया कराए और इसका खर्चा सारा राज्य सरकार वहन करेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम चीज़ों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से कल तक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट कल दोबारा इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18, दिल्ली। और अब बात उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल की करते हैं, जहां पर नारायणगढ़ में बीजेपी नेताओं का विरोध करने पहुंचे किसानों में एक किसान घायल हो गया। किसानों ने बीजेपी नेताओं के काफिले में शामिल एक गाड़ी चालक पर कुचलने के आरोप भी लगाए हैं। दरअसल नारायणगढ़ में बीजेपी नेताओं का सम्मान समारोह का एक कार्यक्रम था, जिसमें शामिल होने के लिए हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह और कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी पहुंचे थे। जैसे ही किसानों को इस बात की भनक लगी तो वो बीजेपी नेताओं का यहां पर विरोध करने के लिए पहुंच गए। इस दौरान एक किसान भी घायल हो गया, जिसने ये आरोप लगाया है कि उस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई। सर मैं यहाँ पे खड़ा था पीछे, मतलब ये गड्डी आई, गड्डी कट मार का मेरा मार का गई है जी। मैं काला झंडा लेकर विरोध करना था, मैंने और कुछ मेरा वो नहीं था जी। मैं विरोध करने के उसमें मत शर्माया था जी। उन्हें कट मार का गड्डी मेरे ऊपर चढ़ा गई। नायब सैनी के काफिले की गाड़ी थी जी। मैं नीचे गिर गया, मैंने कोई सोधी नहीं थी, ना मैंने देखी गड्डी कौन सी, पर नहीं होता नायब सैनी के पीछे थी गड्डी। देखो आज नारायणगढ़ के अंदर जो नायब सैनी बार बार, जबकि इनका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, ये कुरुक्षेत्र के सांसद हैं और अम्बाड़े के अंदर लोगों को जातिबाजी के बीच में भड़काने का काम करते हैं। और जो हमारे नारायणगढ़ के अंदर इसमें विरोध कर रहे थे और विरोध हमारा साथी एक साइड में खड़ा था और
हमें अभी पता लगा, अभी हम भी पहुंचे हैं, वो झंडा लेके साइड में काला झंडा दिखा रहा था, उसके ऊपर कट मार के हमारे साथी के ऊपर इन्होंने गाड़ी चढ़ाई जानबूझकर। जैसे यूपी के अंदर इन्होंने कानूनी हरकत किया, ऐसे ही ये हरियाणा के अंदर भी करने लग गए हैं। एलनाबाद उपचुनाव में बीजेपी जेजेपी की गठबंधन सरकार ने इस बार गोविंद कांडा पर दांव खेला है। उन्होंने अपना नॉमिनेशन भी दाखिल कर दिया है, मगर काफी जद्दोजहद के बाद गोविंद कांडा को किसानों के विरोध का सामना भी यहां पर करना पड़ा है। यानी किसानों ने कांडा को पहले ही नामंजूर कर दिया है। उधर किसानों के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी का यह कहना है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है। अगर किसानों को अपनी बात रखनी है तो वो चुनाव मैदान में उतरे। पहुंचे हैं इस वक्त नामांकन स्थल पर और यहां पर आप देख रहे हैं कि नामांकन दाखिल करने के लिए तमाम जो नेता हैं वो पहुंचे हैं। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, सुभाष बराला, तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी उनके साथ हैं। सर क्या कहेंगे सर, चुनाव का रन, एलनाबाद उपचुनाव नामांकन करने आए, अभी तो नामांकन होने दो। फिर भी क्या दावा क्या किया जा रहा है सर? बहुत अच्छा चुनाव होगा और लोकतंत्र में चुनाव जो है वो पर्व होता है, उसका उत्सव होता है। नवरात्रों का भी उत्सव शुरू हो रहा है। इस नाते से सारी पार्टियां आएंगी मैदान में, लेकिन एक बात ज़रूर है, अभय सिंह जी ने जिस बात के लिए इस्तीफ़ा दिया था, वो अभी जिन मुद्दों पर उन्होंने दिया था, तो लोगों को लग नहीं रहा कि अभी वो चुनाव में क्यों आ रहे हैं। तो सर जो विरोध हो रहा है इसका क्या कहेंगे सर, जो फार्मर्स विरोध कर रहे हैं? किसी को भी लोकतंत्र में अपनी बात कहने का हक है। हर कोई अपनी बात कहे, लोकतंत्र में अपने तरीके से कहे, उसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। मैडम क्या कहेंगे, इतने विरोध के बावजूद क्या लगेगा कमल खिलेगा यहाँ पर? नहीं, कितना विरोध, देखिए ऐसा है कि किसान जो है ना वो हमेशा मेहनत करता है, वो अपनी खेत में काम करता है। जो इस तरह का विरोध है, ये राजनीतिक दल हैं, वो ये चाहते हैं कि हमने जो धरातल पर काम किए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 7 सालों में जो काम किए हैं, वो हम लोग जो है वो ना दिखा सके, लोगों को ना बता सके, इसलिए ये विरोध की राजनीति जो है वो करने की कोशिश की जा रही है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि एलनाबाद के जो नागरिक हैं वो हमारे भारतीय जनता पार्टी और जजपा के जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ से जीत दिलवाएंगे। देखिए, निश्चित रूप से कमल खिलेगा और एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है उसकी बहुत लंबी उसको इंतजार करनी पड़ी है। सत्ता में भागीदारी करने का मौका पहली बार 2005 के बाद यहाँ की जनता को मिल रहा है। तो निश्चित रूप से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ की जनता सत्ता में भागीदारी करेगी। और भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं गोविंद कांडा जी, प्रमुख समाज सेवी हैं सिरसा के, सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से आम आदमी से उनका व्यवहार रहता है, आम आदमी के बीच में रहने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि पूर्व में जिस प्रकार से वहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि होते थे, जनता को अपने आप को कहते थे हम जनता का आदमी है, लेकिन जनता के बीच में आते नहीं थे। तो अब पहली बार यहाँ के लोगों को लगा है कि हमारी वास्तव में यहाँ की जो आवाज है वो गोविंद जी उठा सकते हैं और गठबंधन का उम्मीदवार इस नाते से जीतेगा। और मंडी लोकसभा उपचुनावों के लिए भाजपा के प्रत्याशी ब्रिगेडियर खुशहाल सिंह ठाकुर ने धूमधाम से अपना नामांकन दाखिल कर दिया, जिसमें सीएम जयराम ठाकुर समेत कई दिग्गज शामिल रहे। वहीं प्रतिभा सिंह के नामांकन में कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी। आपको बता दें कि ये सीट भाजपा के पूर्व सांसद राम स्वरूप शर्मा की मौत के बाद खाली हुई थी। आपको बता दें कि 2014 से ही भाजपा का मंडी लोकसभा सीट पर कब्जा रहा है। इस बार भी सीएम जयराम समेत दिग्गज नेता अपना पूरा दमखम यहां पर लगा रहे हैं, जबकि कुछ केंद्रीय मंत्री भी ब्रिगेडियर की जीत के लिए मंडी में डेरा डाल सकते हैं। हमें पूरा भरोसा है ये मंडी हमारी थी, हमारी है और हमारी ही रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर, जिन्होंने बहुत अहम भूमिका कारगिल के उस युद्ध के दौरान निभाई है, सेना में एक नहीं अनेकों ऐसे कार्य करने के बाद सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए, और अभी जो हमारे एक्स सर्विसमैन के जो हमारी कॉरपोरेशन है उसके आप चेयरमैन थे। ऐसे दायित्वों का निर्वहन करते हुए आप यहाँ पर
हमारी पार्टी ने इनको कैंडिडेट के नाते घोषित किया है। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मंडी लोकसभा की इस सीट को जीतेगी और हिमाचल प्रदेश में जो 3 विधानसभाओं के भी उपचुनाव हो रहे हैं, हमारा शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से मुझे मंडी सीट के लिए उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। मैं तहे दिल से भारतीय जनता पार्टी का, अपने शीर्ष नेतृत्व का और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मुझ जैसे एक पूर्व सैनिक को, एक साधारण व्यक्ति को और एक आम आदमी को ये टिकट दिया है और मुझ पे विश्वास किया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं और सब जनता के आशीर्वाद से, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो मंडी सीट है इस पे हम विजय का परचम लहराएंगे। और उधर शिमला के जुब्बल कोटखाई विधानसभा सीट पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। पार्टी ने यहां से दिवंगत विधायक नरेंद्र बरागटा के बेटे चेतन बरागटा की जगत नीलम सराय को टिकट दिया है। आलाकमान के इस फैसले से चेतन बरागटा खासे नाराज नजर आ रहे हैं। चेतन ने वीरवार को गुम्मा में एक जनसभा की जिसमें भारी संख्या में उनके समर्थक शामिल हुए। अपने संबोधन के दौरान बरागटा भावुक नजर आए और रो दिए। बरागटा ने खूब खरी खोटी सुनाई और ऐलान किया कि वो आजाद चुनाव लड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर नीलम सराय का ये कहना है कि नरेंद्र बरागटा के पद चिन्हों पर वो चलेंगी और उनके दिखाए मार्ग पर चलेंगे और उनके कार्यों को पूरा करने का प्रयास रहेगा। मेरी टिकट कट गई। मेरे को बताया गया टिकट इसलिए कटी क्योंकि आप परिवारवाद के वंशज है, उपज है। बहुत दुख हुआ, रात भर सो नहीं पाया। 15 दिन नहीं हुए थे पिताजी हो जाते। क्यों निकाला मेरे को बाहर? मैंने तो नहीं बोला था कि मेरे को जुब्बल कोटखाई से चुनाव लड़ना है। तब क्यों नहीं तय किया कोई पैमाना की? जब तक टिकट नहीं मिलता है सबकी टिकट की लड़ाई होती है। उनकी भी थी, मेरी थी। जब टिकट मिल जाता तो सब पार्टी कार्यकर्ता एकजुट होकर पार्टी के लिए काम करते हैं और वो भी कर रहे हैं और मैं भी करती। अगर उनको मिलता है तो हमारे अंदर कोई ऐसा नहीं, हम सब एकजुट होकर पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार तेज गेंदबाज दीपक चाहर ने आईपीएल 2021 में 53वें मैच में जीवन की एक नई पारी की शुरुआत की है। दीपक ने दुबई के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच खत्म होने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड को भरे स्टेडियम में प्रपोज किया। चाहर ने फिल्मी अंदाज में अपने प्रेम का इजहार किया। उन्होंने मैच के तुरंत बाद पेविलियन में बैठी अपनी गर्लफ्रेंड के सामने अपने प्रेम का इजहार कर दिया। उनकी गर्लफ्रेंड ने भी इस पर हामी भरी है और हाँ कहते हुए उनके प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इजहारे मोहब्बत की ये तस्वीरें हैं दीपक चाहर ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने फिल्मी अंदाज में यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया। इस दौरान कई लोग वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने उनके इजहारे मोहब्बत पर खुशी जाहिर की है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दीपक चाहर की तस्वीरें हैं जहाँ पर उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि कितना खुशनुमा माहौल उस दौरान वहां पर हुआ। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप लोग अपना ख्याल जरूर रखिए। नमस्कार।